हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। दोस्तों, टॉक शोज की श्रृंखला में हम ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, मेहमानों को आमंत्रित करते हैं, विद्वानों को, डोमेन एक्सपर्ट्स को आमंत्रित करते हैं और साथ में उन विषयों के ऊपर बातचीत करते हैं जो विषय हमें दिन और रात उद्वेलित करते हैं। आज अब जबकि शायद आज चुनाव अनाउंस होने जा रहे हैं, चुनाव आयोग की घोषणा हो सकती है 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें सबसे प्रमुख हैं हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव। इन्हीं विषयों के ऊपर बातचीत करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो है प्रोफेसर रवि कांत जी। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, मेरी नज़र में वो विचारक हैं, चिंतक हैं और क्या कहें कि गहन रिसर्चर भी हैं। समाज शास्त्र को जितना बेहतर तरीके से वो जानते हैं, शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं। सौभाग्य हमारा कि वो आज हमारे साथ में है। रविकांत जी, सबसे पहले तो नया साल अभी आया है, तो आप सबको और आपके परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पूरा साल नया मंगलमय हो आपके लिए और आपके परिवार के लिए। धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रोफेसर साहब, चुनाव तो घोषणा होने ही जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगता है पिछले 2-3 महीनों में गंगा में पानी बहुत बह गया और इतना बह गया कि जहां अब तस्वीर कुछ पलटती हुई नजर आ रही थी, अब फिर से लगता है कि शायद उतनी नहीं पलट पा रही है जितना हम अपेक्षा कर रहे थे। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत की जनता कब क्या कर जाए और चुप रह के अंदर से क्या गुल खिला जाए ये नहीं पता लग पाता है। इसके 2 इंडिकेशन अभी रिसेंटली आए। इससे पहले कि मैं बात स्टार्ट करूं प्रोफेसर साहब के साथ में, एक इंडिकेशन चंडीगढ़ से आता था जिसको मैं हिंदी हार्टलैंड का एक्सटेंशन मानता हूं, जहां के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मार खानी पड़ी थी। एक और जगह है जिसके बारे में शायद कुछ हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनकी नजर उतनी ना पड़ पाई हो। अभी छत्तीसगढ़ में भी निकायों के चुनाव थे। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस ने जीत तो हासिल की, लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसी जगह सीट हासिल की, एक ऐसी जगह जीत हासिल की है जो लोगों की नजर से हट गया। वहां पर भी एक चंडीगढ़ है और उस चंडीगढ़ का नाम है भिलाई। भिलाई की पॉपुलेशन सारी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है चंडीगढ़ वालों की तरह, और वो एकमात्र ऐसा आइलैंड हुआ करता था जो कि बीजेपी का आइलैंड होता था। वो सारे लोग बीजेपी को वोट किया करते थे भिलाई के अंदर। इस बार बहुत वर्षों के बाद भिलाई ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया और बीजेपी हाशिया से बहुत नीचे खिसक गई। ये यहां पर नजर कुछ कम लोगों की गई, तो मैं उसको हिंदी हार्टलैंड के रूप में देखता हूं कि भिलाई के जो रिजल्ट्स हैं और चंडीगढ़ के जो रिजल्ट्स हैं वो शायद आने वाले किसी तूफान का हो सकता संकेत भी हो। खैर, ज्यादा बात ना करते हुए मैं सीधी आजकल के हालात पर, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, मैं प्रोफेसर साहब के साथ चलता हूं और उनसे पहली टिप्पणी लेता हूं। प्रोफेसर साहब, हवा किस ओर बह रही है? देखिए, मैं दो टिप्पणियों के साथ आपके सवाल को लूंगा। जी। पहला, जो आपने चंडीगढ़ की बात की और भिलाई की, चंडीगढ़ निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो लोग उस पाकिस्तान से लौट करके आए थे, वो ज्यादातर उनकी बसावट चंडीगढ़ में हुई और ऑब्वियस है कि वहां से बहुत प्रताड़ित होकर के आए थे। उन्होंने अपने लोगों को खोया था, जमीन दौलत सब उनकी नष्ट हो गई थी और इसे उस समय जनसंघ ने और आरएसएस ने बड़ा मुद्दा बनाया था। और दिल्ली में जहां लोग आए थे, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग आए थे। पहले चुनाव में दिल्ली में 40% वोट मिला था जनसंघ को, कांग्रेस के जी। बरक्स। ये मैं उस स्थान की बात कर रहा हूं जो राजधानी है। लेकिन उसके बाद जनसंघ या आरएसएस उस तरह से सफल नहीं रहा उस चुनाव के बाद। तो वो ऐसी जगह है जिसका आपने जिक्र किया कि जहां पाकिस्तान का और विभाजन का दर्द लोगों के मन में रहा है और जो दक्षिणपंथी पार्टी है वो लगातार उसको भुनाती रही है, लेकिन इस बार चुनाव हारी है तो कहानी कुछ और है। दूसरा, जो आपका मूल सवाल है उत्तर प्रदेश को लेकर के, आपने गंगा के पानी से बात शुरू की कि गंगा में बहुत पानी बह गया है।
लेकिन उसी गंगा में उसके किनारे एक पूरा कॉरिडोर बना, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर के और गंगा के तलहटी तक वो खुलता था। वहां से उत्तर प्रदेश के चुनाव को किसी तरीके से बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी करते हुए दिख रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश में इस समय दो धार्मिक ध्रुव खास तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा चर्चे में नहीं है, लेकिन बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। पूर्वांचल जहां पे वो बेहद कमजोर है, समाजवादी पार्टी को वहां बहुत बढ़त मिलते हुए दिख रही है। वहां पर डेरा जमा लिया है नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ के मार्फत। दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पूरा किसान आंदोलन हुआ और किसानों की, जाटों की जो नाराजगी है, माने जो उन्होंने ध्रुवीकरण 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों से किया था, वो ध्रुवीकरण अब खत्म होते हुए दिखा। उसको संभालने के लिए मथुरा को एक केंद्र बनाया गया, जहां से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट है। तो ये दोनों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे जा रही थी या जहां ज्यादा विरोध था, उन दोनों क्षेत्रों को संभालने की कोशिश प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों करते हुए दिख रहे हैं और यही इशू वहां पर उठ रहे हैं। अभी कल या परसों का ही घटनाक्रम है कि वाराणसी के घाटों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पर्चे चस्पा किए गए कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का आना वर्जित है और इसे निवेदन नहीं, चेतावनी समझा जाए। माने उनको भुगतना होगा जो भी वो दंड देना चाहे। कोई हिंदू युवा वाहिनी के पर्चे हैं शायद, ये किसी, मुझे वो लगता विश्व है हिंदू परिषद और बजरंग दल। और विश्व हिंदू आज ही आज जी, डिनाई किया उन्होंने आज डिनाई उन्होंने कर दिया है। लेकिन वो उनका तो काम है कि आगे बढ़ेंगे। मतलब बिल्कुल चाइना की तरह की पॉलिसी है आरएसएस की भी, कि 2 कदम आगे बढ़ते हैं फिर 1 कदम पीछे खींचते हैं, तो 1 कदम तो बचता ही है ना उनके पास। जी जी लेकिन जी इन दोनों क्षेत्रों को बीजेपी अब एक तरह से बचाने की मुद्रा में है और यहीं पर ज्यादा विरोध है, जो मैं कह रहा हूं, ये दोनों ध्रुव। और यही धार्मिक रूप से भी उनको यहीं से वो मुद्दे उठाने हैं, लोगों को ध्रुवीकृत करना है, हिंदू मुसलमान करना है। अब तो पाकिस्तान की भी एंट्री हो रही है उसी पंजाब से, जहां पर अचानक प्रधानमंत्री जी खतरे में आ गए। माने इसके पहले तो हिंदू ही खतरे में था, अब तो खुद प्रधानमंत्री खतरे में आ गए। और एक सज्जन ने कहा कि साहब पाकिस्तान का, माने हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के भी तार जुड़े हो सकते हैं, बॉर्डर से बहुत नजदीक थे, वगैरह वगैरह। तो अब तो पाकिस्तान की भी एंट्री होने वाली है। तो इस पूरे चुनाव को खूनी इरादों की वजह से शब्द भी इस्तेमाल किए गए हैं। हाँ, ये स्मृति ईरानी ने मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो प्रकारांतर से तो वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ या पंजाब की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे को और जो 5 विधानसभा चुनाव हैं, वहां पर बारी-बारी से इस्तेमाल इसका किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं इस समय, जो आपने बिल्कुल शुरुआती कमेंट में कहा कि बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि ये चुनाव किधर जा रहा है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि चुनाव पल-पल बदल रहा है। जो इतनी नाराजगी थी लोगों में, उसको संभालने की कोशिश धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो मुख्य प्रतिद्वंदी है, अखिलेश यादव की जो सभाएं हो रही हैं उसमें बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन समस्या ये है कि अखिलेश यादव कोई एक एजेंडा नहीं सेट कर पाए हैं अब तक। जी। कभी तो वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जातिगत जनगणना से लेकर के और निजी क्षेत्रों में आरक्षण तक की वो बात करते हैं, लेकिन उसके बाद उस मुद्दे को वो छोड़ देते हैं। फिर उनकी यात्रा अभी हम लोगों ने देखी कि परशुराम का वो फरसा भी लहराते हुए दिखते हैं। और जब आप ये कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि या तो आपकी समझ स्पष्ट नहीं है कि आपको किस एजेंडे पर बात करनी है, चुनाव किस एजेंडे पर लड़ेंगे, आपके मुद्दे क्या होंगे, ये भी शायद उनको नहीं समझ में आ रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में नौजवानों की अपनी समस्याएं हैं, बेरोजगारी प्रमुख रूप से है और पिछले 5 साल में लगातार उन बेरोजगार नौजवानों पर लाठीचार्ज हुआ है इसी लखनऊ में।
वो एक बड़ी समस्या है। अब तक शायद 21 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं पेपर लीक होने के कारण। तो एक तरफ तो नौजवान है, दूसरी तरफ महंगाई चरम पर है, तीसरे तरफ जो किसान है, भले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संभालने की कोशिश की गई वो 3 काले कानूनों को रद्द करके, लेकिन आवारा पशुओं की जो समस्या है वो अभी भी बदस्तूर जारी है। कल ही एक विधायक को जो थप्पड़ मारा गया है एक जी, किसान जी, के जी। द्वारा, उसका प्रमुख विषय ही यही है, क्योंकि वो किसान परेशान था इन आवारा पशुओं के कारण, रात को वो सो नहीं पा रहे। इस मुद्दे को भी अखिलेश यादव बहुत कायदे से नहीं उसको एड्रेस कर पा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, अभी उन्होंने जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की है, किसानों की सिंचाई फ्री करने की बात की है, ये मुझे लगता है कि बेहतर मुद्दे हैं। रोजगार को लेकर के अगर वो बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा के साथ आते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा नौजवानों में अपील करेंगे। अगर वो मुद्दों को दुरुस्त करके आते हैं तो अभी भी अखिलेश यादव निश्चित रूप से लड़ाई में बने हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर वो एजेंडा सेट नहीं कर पाते, जैसे बिहार में तेजस्वी ने किया था, तो फिर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की जुमलेबाजी करती है या जो सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करती है, जो धार्मिक रूप से लोगों को वो अफीम चटाती है और लोग सब कुछ भूल जाते हैं, ये अगर वो करने में कामयाब हो गई तो फिर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए कहने के लिए कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन प्रोफेसर साहब आप तो चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं, बड़ी गहराई से सूक्ष्म चीजों को पकड़ लेते हैं। इनका सारा जो जोर है भारतीय जनता पार्टी का वो हिंदू वोटों के ऊपर है, देखा जाए तो, कि कैसे हिंदू कंसोलिडेशन किया जाए। पर कुछ फीडबैक जो हमें भी जो प्राप्त होती है, कुछ संकेत हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, हिंदुओं के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग अब ऐसा पैदा हो रहा है, इसे मैं वो वर्ग नहीं कहूंगा जिसे आमतौर पर चुनाव की भाषा में अनडिसाइडेड वोटर्स कहा जाता है। एक ऐसा वर्ग है जो शायद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीतियों से परेशान है अंदर, कि ये भारत को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इनके मन उद्वेलित हैं, ये अंदर से इनके अंदर रोष आक्रोश है, लेकिन ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि चंडीगढ़ से उसकी कुछ झलक मिलती है, भिलाई से उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग झलक मिलती है, जो कि आउट एंड आउट बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ था, गुजरात जैसा, जो टूटता नहीं था, जिस पर टूटा। मुझे कहीं लगता है कि एक कुलबुलाहट है अंदर, सुगबुगाहट है एक हिंदू समाज के अंदर, कि बहुत ज्यादा जो हिंदुआइजेशन जिसे क्या कह सकते हैं, या उसका एक एक ऐसा करण किया जा रहा है जो शायद हिंदू समाज की उदारवादी जो नीति है उसके खिलाफ जा रहा है, और वो उसको जज्ब नहीं कर पा रहे हैं। ये तीसरा एंगल जो है, ये एक तीसरा एजेंडा सेट करेगा। एक अखिलेश का अगर एजेंडा है, एक योगी मोदी का एजेंडा है, तो ये तीसरा ये एजेंडा जो अंदर ही अंदर सुलग रहा है वॉल्केनो की तरह, ये कार्य कर सकता है। मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि इसका असर होगा। आप एक चिंतक या विचारक के रूप में इसे किस रूप में देखते हैं? मैं सहमत हूं इस बात से कि लोगों में गुस्सा है बहुत, और पिछले दिनों जिस तरह से धार्मिक रूप से लोगों को अंधता की ओर ढकेला गया या जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया, उसकी गुंजाइश अब कम है। लोगों में जो नाराजगी है, चाहे वो कोरोना के बाद की आपदा हो या उसके पहले जो प्रवासी मजदूरों के साथ हुआ, वो है। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लोगों के पास काम नहीं है, किसानों की अपनी समस्याएं हैं, या जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस का उत्पीड़न हुआ, दलितों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, ओबीसी जातियों पर जो अत्याचार हुए हैं, मुसलमानों को तो जिस तरह से उत्पीड़ित किया गया वो तो सब लोग जानते ही हैं। तो निश्चित रूप से इन तमाम जाति समुदायों में वो गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ। जिसे हम हिंदू कहते हैं, वो दरअसल हिंदू के भीतर एक जातियों का समुच्चय है, और उन जातियों को एड्रेस करना, इसीलिए मैं कह रहा था कि अखिलेश यादव किसी एक एजेंडे पर नहीं आ पा रहे हैं। अगर उन्हें सामाजिक न्याय की राजनीति करनी है तो वो ठीक ढंग से उसको भी स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। जी। लेकिन
ये तो सब जानते हैं या बराबर ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अगड़ी जातियों की सरकार है। और अगड़ी जातियों ने चाहे प्रशासन हो, थाने हो, तहसील हो, वहां पर जिस तरह से उनकी भूमिका रही है या समाज में जो अगड़ी जातियों की भूमिका रही है, उसके चलते दलित और पिछड़ों में नाराजगी है, व्यापक स्तर पर नाराजगी है। लेकिन बीजेपी जो बराबर ये करती है कि उसे जाति के अस्मिता को भुलाने के लिए वो धर्म की अस्मिता लेकर के आती है। हम्म, अब जरूरत यह है कि जो विपक्ष सामने है वो जाति की जो उत्पीड़न है, जो उसकी समस्याएं हैं, उन उत्पीड़न और समस्याओं को अस्मिता के साथ कैसे जोड़ करके सामने लाते हैं। जी दूसरी तरफ जो बीजेपी का जो धार्मिक पूरा ध्रुवीकरण है उसमें उसको कैसे वो एक्सपोज करते हैं, जी इस पर ये निर्भर करेगा। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि लोगों में बेहद नाराजगी है। वो जातिगत आधार पर भी जो उत्पीड़न हुआ उस वजह से भी, और जो आर्थिक नीतियां रही हैं सरकार की वो, और जो पुलिस प्रताड़ना हुई है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस वजह से इस इलेक्शन में जो साइलेंट वोटर है, जो अभी सर्वे हम लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि जो मुखर है वही बोल रहा है, और वो ज्यादातर जो मुखर वोटर है वो बीजेपी वाला है। जी तो जो साइलेंट वोटर है वो ऑब्वियसली इस सरकार से नाराज अगर बना रहता है, मुझे जो आशंका है वो ये है कि बीजेपी जिस तरह का काम कर रही है, मसलन वो चाहे गेहूं बांटना हो, अभी तो मैंने यहां तक सुना है कि कुछ साड़ी वगैरह भी बांटी जा रही है महिलाओं में, जी ये गांव से खबर आ रही है, मैं अभी उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जो प्रलोभन है वो प्रलोभन लोगों के उस नाराजगी को क्या दूर कर पाएंगे या वो बना रहेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोग शांत हैं और इंतजार कर रहे हैं ईवीएम का और चुनाव का कि जब आएगा तब इनको सबक सिखाएंगे। एक ये है, लेकिन ये बहुत मुखर होकर के सामने नहीं आ रहा, इसलिए हम लोगों को बहुत मुतमईन होकर के कहने में थोड़ी झिझक हो रही है। हम लोग खुद भी नहीं उस चीज को समझ पा रहे हैं कि जो साइलेंट वोटर है वो किधर जा रहा है। जी तो जी लेकिन जी जो आप कह रहे हैं मुझे लगता है कि वो ज्यादा सही है, जो आपकी बात है वो ज्यादा सही मुझे दिखती है। प्रोफेसर साहब, अ, ये दोनों के बारे में तो सारी बात होती रहती है, खास तौर से एसपी और बीजेपी के बारे में। पर दो खिलाड़ी और भी तो हैं मैदान में, और जिनकी बात एक तरह से कहीं पहुंच नहीं रही है। बसपा तो एकदम से, क्या कहते हैं ना, मोबाइल के साइलेंट मोड में है। मैं तो उसे साइलेंट मोड ही कहूंगा, कि जहां पर ना कोई रैली है, ना कोई हलचल है। ये इस किस्म की स्ट्रेटजी मैं शायद अपने जीवन में बसपा की ओर से पहली बार देख रहा हूं, जो मैंने कभी पहले किसी चुनाव में नहीं देखी है। और कांग्रेस बीच बीच में, क्या कहते हैं कि वो जैसे सोडा वाटर की बोतल के बुलबुले होते हैं, बोतल खोलो तो थोड़ा सा झाग निकल जाता है और थोड़ी देर बाद फिर वो शांत पड़ जाता है। तो ये बसपा की जो स्ट्रेटजी है, ये कुछ समझ से बाहर है कि अल्टीमेटली क्या सोच कर ये इस स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, जहां पर उनकी ना रैली है, ना स्टेटमेंट्स हैं, कुछ है ही नहीं सड़क के ऊपर, ना ना जमीन पे है। सर, इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएंगे क्या? देखिए सॉरी। जो चीजें हैं वो आपने एकदम स्पष्ट कर दी हैं कि बीएसपी में अभी कोई रैली भी नहीं है। और पिछले दिनों ही जब अमित शाह ने इस बात को कहा कि मायावती डरी हुई हैं, वो बाहर नहीं निकल रही हैं, वो कोई रैली नहीं कर रही हैं, तो उन्होंने जिस तरह से पलटवार किया, मुझे लगता है कि पिछले 4.25 साल में पहली बार मायावती ने पलटवार किया था बीजेपी पर, कि उन्होंने कहा कि हमारे पास उस तरह के पैसे भी नहीं है कि हम इतनी बड़ी रैलियां करें, हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि हमारी अपनी रणनीति होती है, हम अपना कार्यक्रम अपने हिसाब से तय करते हैं, किसी के कहने पर नहीं करते। और ये भी कहा कि हम डरे हुए नहीं हैं। ये 3 बातें मायावती ने कही। उसमें से जो डर वाली बात है, वो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि मायावती की कोई कमजोर नस है और केंद्र सरकार जिस तरह से दबा करके रखती है, तो वो कहीं ना कहीं है। और मैं इसलिए इसको लेकर के बहुत आश्वस्त हूं कि पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस और सपा पर हमला किया, बीजेपी को उस तरह से घेरने में वो नहीं दिखाई दी, सक्रिय नहीं दिखाई, तो थोड़ा सा लग रहा था। दूसरा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती एक बहुत अच्छी रणनीतिकार है।
वो जो भी स्ट्रेटजी बनाती हैं वो उसमें वो सफल होती हैं। जैसे पिछली बार अगर गठबंधन नहीं होता तो शायद उनको 10 सीटें नहीं मिलती। अखिलेश यादव ने जिस तरह से कई बार कहा कि हम गठबंधन करेंगे, वो साइलेंट मोड पर रही उस समय भी, और बाद में गठबंधन के बाद 10 सीटें उन्होंने जीती, सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली। इस समय उनकी रणनीति है कि वो अपने जाटव वोट के साथ ब्राह्मण को अगर 2007 वाली स्थिति में लेकर के आती हैं। हालांकि जो ब्राह्मणों को लेकर के जो पूरी चर्चा है पिछले 1 साल में, उसे मैं एक नैरेटिव के रूप में ज्यादा देखता हूँ। 2007 में जिस तरह से उन्होंने सर्वजनन को अपना नारा बनाया और ब्राह्मणों को आगे किया, वो जो 2 नारे थे उस समय बड़े चर्चित, ब्रह्म हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। उसके बाद 206 सीटें जीती थी मायावती ने, लेकिन ब्राह्मणों का सिर्फ 17% वोट मिला था बीएसपी को, ओनली 17%। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो नैरेटिव तो पूरा गढ़ा गया कि बीएसपी को जिताने में ब्राह्मणों की भूमिका है, लेकिन वोट उतना नहीं मिला था। अब मायावती उसी पर इस समय काम कर रही हैं कि योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मणों की नाराजगी है। ये मुझे लगता है कि बात सही है, लेकिन वो नाराजगी बीजेपी के साथ नहीं है। तो वो ब्राह्मण अभी अगर मायावती के साथ आता है, और इसके अलावा बहुत सारे जाति समुदाय ऐसे हैं जो मायावती के प्रशासन से बहुत खुश रहे। वो एक मजबूत प्रशासक रही हैं, कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त थी, भ्रष्टाचार के हालांकि उस समय आरोप लगे थे, लेकिन इस तरह का खेल उस समय नहीं था। लोगों ने उनके स्मारकों को लेकर के जो सवाल खड़े किए थे उस समय, वो मुझे लगता है कि अब वो सब झूठे हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो उससे बड़े स्तर पर तमाम स्मारक बनाए, मूर्तियां लगाई। तो अब मायावती को जो घेरने वाले जो सवाल थे वो तो अब खत्म हो गए। तो वो बहुत साइलेंटली काम कर रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनके जो कोऑर्डिनेटर और उसके नीचे के जो कार्यकर्ता हैं, वो निश्चित रूप से जमीन पर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी के बाद अगर कोई कैडर बेस्ड पार्टी है तो वो बीएसपी ही है। इसलिए बीएसपी भले ही न लड़ाई में दिख रही हो, लेकिन बीएसपी कमजोर कतई नहीं है, मैं ये जरूर कहूंगा। उसका पिछले विधानसभा चुनाव में 22% वोट था, अखिलेश यादव का सिर्फ 21% वोट था। अब 22% जो वोट वाली जो आधार वाली पार्टी है जी, वो अगर नीचे भी थोड़ा आती है प्रतिशत में, तो सीटें वो ज्यादा जीत सकती है। मायावती ने अभी जो 5-6 टिकट दिए हैं, जो मेरी लोगों से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि मायावती ने बहुत अच्छे टिकट दिए, बहुत अच्छे लोगों को टिकट दिए हैं जो जिताऊ कैंडिडेट है। और अगर वो इसी रणनीति पर काम करती हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिसको लेकर के हम लोग आश्चर्य करें। अभी जैसे केवल हम सपा और बीजेपी के बीच जो लड़ाई देख रहे हैं, मायावती एक बड़ी खिलाड़ी के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर सकती हैं और हम लोगों को आश्चर्य में डाल सकती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल। कुछ करते हुए दिख नहीं रही हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो ये एक संभावना है। ये आज के बाद समझ में आएगा जब आचार संहिता लागू हो जाएगी कि मायावती बैटिंग किस तरह से करती, स्लॉग ओवर में बिल्कुल, क्या वो बिल्कुल, चुनाव को उस ऊंचाई पर ले जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन साइलेंस कभी-कभी इंसान को दोहरे माइंड में तो डाल ही देता है। जाने से पहले एक छोटा-सा एक टेल पीस के रूप में मैं आपसे पंजाब में घट रही तेज़ गति से परिस्थितियों के ऊपर एक छोटी-सी टिप्पणी आपसे चाहूँगा। हालाँकि उसको पूरा एपिसोड चाहिए होता है। लेकिन शायद पंजाब की घटना को एनकैश कराने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में बाकी चुनाव के अंदर। उनकी सुरक्षा को एक क्या कहते हैं ना कि 70 स्क्रीन पर लाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इनसे बड़ा कोई देश के अंदर मुद्दा ही नहीं है। जैसे पुलवामा को एक मैग्नीफाई किया गया था, अब उनकी सुरक्षा को की सीमा से 20 किलोमीटर दूर थे। भाई थे तो अपने देश में ना, अपने नागरिकों के बीच में थे ना। सीमा पे हो क्या फर्क पड़ता है, वहां हमारे भी तो लाखों किसान रोज जाके खेती करते हैं ना। ऐसी थोड़ी बात है कि वो असुरक्षित है। हमारी जमीन है, हमारे लोग हैं, हमारे किसान हैं, हमारे रक्षक हैं, और वहीं से सबसे ज्यादा जवान भी निकल के आते हैं। तो आप असुरक्षित कैसे हो गए सर अपनी जमीन पर ही? उनकी जान को खतरा कैसे हो गया? अजीब सी बात निकल कर आ रही है थोड़ी सी ये।
छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा इसके ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में उनकी उसकी राजनीति भी कुछ इसी ढंग की है। शुरुआत अगर आप करेंगे गोलवलकर से या सावरकर से, तो उनके लिए तीन दुश्मन खुले तौर पर हैं। सावरकर ने अपने हिंदुत्व किताब में लिखा है कि मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट तीन खुले दुश्मन थे उनके, वो अभी तक चल रहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जो भी उनके सामने खड़ा हो रहा है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का जो भी इस्तेमाल कर रहा है और सरकार की नीतियों को जो चैलेंज कर रहा है, उसे कलंकित करने का काम ये पार्टी लंबे समय से कर रही है। मसलन जब जेएनयू में छात्र प्रोटेस्ट करते हैं या राष्ट्रवाद के उनके पूरे एजेंडे में जब वो सेंधमारी करते हैं और सच्चे राष्ट्रवाद को जब वो पेश करते हैं, तो उनको नक्सलाइट कहा जाता है, उन्हें पाकिस्तानी और देशद्रोही कहा जाता है। जो बुद्धिजीवी हैं उनको अर्बन नक्सल कहा जाता है। दूसरी तरफ अभी जो किसान आंदोलन हुआ, वो सबको मालूम है कि उसको लीड करने वाले पंजाब के लोग थे, पंजाब के किसान थे। बिल्कुल। उन उन पर जिस तरह से ये लेवल चस्पा किया गया कि वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तान द्वारा प्रेरित हैं, वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जैसे प्रांत के लिए, सिख कौम के लिए ये कहना, क्योंकि उसका इतिहास भी एक अलग है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री की सुरक्षा निश्चित तौर पर हम तमाम भारत के लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन वो सुरक्षा में एक तरह से चूक थी। कोई सेंध नहीं लगाई गई वहां, न किसानों के हाथ में काले झंडे थे, ना वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसको हम कहें कि साहब सुरक्षा में सेंधमारी हुई हो, जबकि इसके पहले के तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ इस तरह का घटनाक्रम हो बिल्कुल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल उसी बिल्कुल। गुजरात में मनमोहन सिंह की तो ऊपर जूता तक फेंका गया, तब तो उन्होंने ब्लेम नहीं किया था कि साहब आप जो मुख्यमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, हम यहाँ से जिंदा जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान सॉरी पंजाब जैसे प्रांत के लिए, सिख कौम के लिए इस तरह की बात कहना, वो उस अलगाववाद को कहीं मुझे लगता है कि पैदा कर सकती है फिर से, जो 80 और 90 के दशक में जिस तरह का चरमपंथी अलगाववाद वहां पर था, वो दिक्कत पैदा कर सकता है। इसलिए उसके साथ खेलना, पंजाब की अस्मिता के साथ, सिख कौम के साथ खेलना, आग से खेलना है। और पूरे राष्ट्रीय अस्मिता के साथ मुझे लगता है कि वो एक तरह का देशद्रोही किस्म का रवैया हो सकता है। ये नहीं करना चाहिए। चुनाव जरूरी है, चुनाव आप मुद्दों पर लड़ें, लेकिन देश को बिखरने की कगार पर पहुंचा करके या इस तरह की अस्मिताओं के साथ खिलवाड़ करके चुनाव नहीं लड़े जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी, लोग उसको पसंद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कल 2-4 दिन पहले ही मैं एक बड़े विचारक से बात कर रहा था, बहुत बुजुर्ग हैं, जो कि पंडित नेहरू के काल से थे। तो इस बात के साथ मैं बात भी समाप्त करूंगा इस एपिसोड की। तो उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू, आज़ादी के करीब 10 साल बाद की बात है, वो किधर दौरे पर गए हुए थे, तो गुर्बत तो बहुत थी हिंदुस्तान में, तो एक कोई बूढ़ी औरत थी, वो आगे आई, उसने पंडित नेहरू का कॉलर पकड़ लिया। बोलता है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम भूखे हैं, तो इस आज़ादी का क्या फायदा, हमें मिला क्या इस आज़ादी से। तो पंडित नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस आज़ादी ने आपको एक चीज दी है कि आप अपने प्रधानमंत्री का कॉलर भी पकड़ सकती हैं और पूछ सकती हैं, सवाल पूछ सकती हैं कि बताओ हमें क्या मिला है। ये हिम्मत आपको ये आज़ादी ही दे सकती थी कि आप अपने प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकते हो। ये बात कौन कह सकता था अल्टीमेटली? बात तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन मेरी दिमाग पे वो घर कर गई कि मुझे शायद इस घटना का ज्ञान नहीं था एक्चुअली। तो जब बताया तो मैं भी चौंक गया। मैंने कहा कितना सुंदर उत्तर दिया पंडित नेहरू जी ने उस समय उनको कि आज़ादी ने तुम्हें ये हक दिया कि तुम अपने प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सको। तो ये कितनी बड़ी बात है। और फिर आज एक और भी मुद्दा था कि जहाँ पर शायद चन्नी साहब ने सरदार पटेल को कोट किया है कि जो व्यक्ति को अपनी कर्तव्य से अधिक अपनी जान ज्यादा प्यारी हो, वो देश की जो उच्चतम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां उनको ना ही संभाले तो अच्छा है। तो ये चीजें निकल कर आ रही हैं, बहुत सारी चीजें निकलेंगी, बहुत सारी चीजों की चर्चा होगी, पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र चलता रहे, जहां हम बात करते रहें।
तो प्रोफेसर साहब आप हमारे साथ आए, आपने इतनी बात की, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुद्दे तो बहुत हैं, बातें भी बहुत हैं, और किसी और एपिसोड में फिर आपसे बात करेंगे। कोई आखिरी टिप्पणी, कोई संदेश हमारे दर्शकों को आप देना चाहें? देखिए, इस देश में जो अभी की सरकार है वो जिस तरह से नागरिकों के बोध को खत्म करके उन्हें महज मतदाता तक सीमित कर रही है, या उन्हें जिस तरह से वो 5 किलो अनाज बांट करके उन उन लोगों से वोट हासिल कर रही है, इससे इसके प्रति मुझे लगता है कि लोगों को सचेत होना चाहिए। जो नागरिक अधिकार है उसके प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए। नागरिकों के अपने जो अधिकार हैं उनके प्रति जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार है वो सिर्फ आपको मतदाता बनाए रखना चाहती है, जिसका नंबर सिर्फ 5 साल में आता है। देश बिल्कुल, तभी मजबूत होगा जब लोग नागरिकता के बोध से संपन्न हों। बिल्कुल आपका सही कहना है। और दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे प्रोफेसर रविकांत जी का, वो हमारे शो में आए, कीमती समय निकाला। और जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों, एक नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। इसी चैनल पर बने रहिएगा हमारे साथ।